मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संसद के गठन, कार्य और शक्तियों की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संसद द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक संसद जो है कुल मिलाकर के बनती किससे है? लोकसभा, राज्यसभा, ये दो सदन के साथ साथ राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग समझा जाता है। तो द्विसदनात्मक संसद है, एक और लोकसभा है जो जनप्रतिनिधि है, निम्न सदन है, प्रथम सदन है। कार्यकाल हम सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन इसके बीच में भी इसे भंग किया जा सकता है यदि जो है निम्न सदन से किसी भी सरकार का निर्माण या गठन ना संभव नहीं हो। अस्थायी सदन है, कहने का मतलब एक बार चुनाव होता है, 5 वर्ष के बाद जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वो विघटित कर दी जाती है। लेकिन चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अर्थ यह है कि इसमें 543 सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, और चुन करके आते हैं उसका तरीका ये अपनाया जाता है कि पूरे देश को 543 भागों में विभक्त कर दिया जाता है टेरिटोरियल ग्राउंड पे, क्षेत्रीय आधार पे, और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है चुन करके आता है। चुनाव की प्रक्रिया है कि जो पहले जो है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, जो पहले चुनाव में सबसे अधिक मत ले आता है उस व्यक्ति को चयनित घोषित कर दिया जाता है। 543 सदस्य इसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं। 2 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है कि लोक सदन में एंग्लो इंडियन वर्ग का कोई सदस्य या पर्याप्त सदस्य चुन करके नहीं आया है, तो 2 सदस्य का चुनाव किया जा सकता है। तो इस तरह से यदि सदनात्मक व्यवस्था में लोकसभा के जो है गठन का माध्यम है। इसमें वो सदस्य चुन करके आते हैं जो भारत के नागरिक हैं, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, और जिन पर किसी भी प्रकार का जो है लाभ के पद पर न है, और न ही किसी प्रकार की अयोग्यता जो है उसके साथ जुड़ी हुई है या उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं और इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये है लोकसभा का गठन। दूसरा सदन है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन है। द्वितीय सदन है, सेकंड चैम्बर है, और ये जो है संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख संस्था है, और इसलिए ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राज्यों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक बात जो उल्लेखनीय है कि यह अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो सीनेट है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वो समान जो है प्रतिनिधित्व राज्यों को नहीं देता, जैसे अमेरिका में दिया जाता है। प्रत्येक राज्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, जनसंख्या में या आकार में, सभी राज्य को 2 सदस्य भेजने का अधिकार है, परंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर राज्यों में जो आबादी है उसके आधार पर जो है राज्यसभा के सदस्यों का वितरण किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ चुनाव होते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल सदस्यों का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी सदन है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है अवकाश प्राप्त करते हैं, और उतने ही सदस्य जो है वह चुन करके वापस आ जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये स्थायी सदन कहलाता है। भले ही सदस्यों का कार्यकाल जो है वो निर्धारित है, प्रत्येक सदस्य जो चुन करके आता है वो 6 वर्ष के लिए ही चुन करके आता है। चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब यहाँ पर यह है कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये सदस्य जो है राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुन करके आते हैं। वह विधानसभा जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए विधायक जो है वह प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, परंतु नागरिकों के द्वारा ये जो है परोक्ष प्रणाली जो है समझी जाती है। यहाँ इसकी कुल संख्या, सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने गए होते हैं, जबकि अन्य 12 राष्ट्रपति के द्वारा उन लोगों का मनोनयन के द्वारा भरे जाते हैं जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों में किसी विशेष प्रकार की
की योग्यता अर्जित की है या किसी प्रकार विशेष प्रकार का योगदान किया है। तो ये है राज्यसभा का गठन। तो इस प्रकार द्विसदनात्मक संसद में लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया जाता है। दूसरा पक्ष है इसके कार्य और शक्तियों का। क्या कार्य करते हैं? तो निश्चित रूप से जो है संसद एक विधायी सदन है, इसलिए सबसे प्रमुख काम जो है वो विधान निर्माण का है। विधान निर्माण का कार्य जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद उन विषयों पर विधि निर्माण करती है जो विषय केंद्रीय सूची में डाले गए हैं। संविधान के द्वारा 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां जो है डाली गई हैं, और वह एक है केंद्रीय सूची, दूसरा है संवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। तो संसद जो है केंद्रीय सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके अतिरिक्त वह संवर्ती सूची के सभी विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन संवर्ती सूची के विषय में राज्य भी जो है विधान निर्माण कर सकती है। परंतु यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि विधि निर्माण के संदर्भ में यदि एक ही विषय पर संसद ने भी और किसी राज्य की विधानसभाओं ने भी नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो संसद के ही विधान मान्य होंगे और राज्य के विधान उस सीमा तक निरस्त कर दिए जाएंगे जिस सीमा तक वो संसद के द्वारा निर्मित विधान का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर जो है संवर्ती सूची के विषयों पर भी संसद कानून का निर्माण करती है। राज्य सूची राज्य के विधानसभाओं के द्वारा जो है उस पर कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें जो है वह संसद भी उस पर विधि निर्माण करती है। जैसे यदि राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो उस राज्य में विधि का निर्माण जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 49 के तहत यदि राज्यसभा ने यह घोषित कर दिया कि कोई विषय राज्य सूची का राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो भी उस पर विधि निर्माण का अधिकार जो है वो संसद का हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपातकाल की घोषणा हो गई तो सभी विषयों पर विधि निर्माण का कार्य संसद का हो जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिस पर जो है संसद राज्य सूची पर भी कानून, राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त जो है अवशेष सूची जो है वो है, कहने का मतलब इन तीनों लिस्ट में से जो विषय बच गए उन पर भी जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। तो विधि निर्माण के संबंध में जो है संसद महत्वपूर्ण शक्ति का उपयोग करता है। इसी प्रकार दूसरा कार्य जो है वो संविधान में संशोधन का है। संविधान में किसी भाग में भी कोई शब्द जोड़ना, कोई शब्द घटाना या जो है किसी प्रावधान को दोबारा लिखना, ये तीनों ही चीज़ें जो है संशोधन के अंतर्गत आती हैं। और ये कोई भी विधेयक यदि इससे संबंधित है तो वह संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। अधिकतर विषय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग जो है 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर जो है पूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, संघीय विषय या न्यायपालिका से संबंधित विषय, जिसमें संशोधन जो है करने के लिए संसद के साथ साथ आधी राज्यों के विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। ऐसे विषय 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राज्यों को भेजे जाते हैं और राज्यों की आधी संख्या द्वारा, उनके विधानसभा के द्वारा यदि उसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो फिर वह संशोधन क्रियान्वित हो जाता है। तो संविधान में संशोधन का कार्य भी जो है संसद के द्वारा किया जाता है। तीसरा कार्य वित्त पर नियंत्रण है। वित्त की आवश्यकता कार्यपालिका को होती है। नीति निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन, लोक कल्याण की नीतियों का या अन्य प्रकार की नीतियां जिसमें सभी वित्त की आवश्यकता होती, सब कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। और इसी कारण बजट का निर्माण भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। परंतु बजट में जो पैसे मांगे जाते हैं उस पर जो अंतिम रूप से निर्णय है वो संसद के द्वारा लिया जाता है। संसद ही ये तय करती है किस विषय जो है किसको कितना पैसा
किस मद में कितना पैसा दिया जाना है। कुल मिलाकर के वित्त पर अंतिम नियंत्रण जो है वो संसद का है, और उसके पीछे दर्शन ये है कि पूरे देश के संपूर्ण संसाधन पर देश के नागरिकों का स्वामित्व होना चाहिए, और यहाँ पर देश के नागरिकों का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो वित्त पर अंतिम नियंत्रण रखे। इसी प्रकार से कोई नया टैक्स लगाना हो तो भी जो है संसद की अनुमति के बिना ये संभव नहीं हो। तो वित्त के संदर्भ में या तो राष्ट्रीय कोष से किसी प्रकार का पैसा निकाल करके खर्च करना हो, या फिर नए किसी टैक्स को इंट्रोड्यूस करना हो, दोनों में जो है संसद की भूमिका अत्यंत निर्णायक है, अंतिम है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं। चौथा कार्य है कार्यपालिका का निर्माण एवं नियंत्रण। संसद के निम्न सदन में बहुमत दल को समर्थन या दल को बहुमत का समर्थन जिसे होता है उसे ही प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है, और प्रधानमंत्री जो है अपने दलों के सदस्यों के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का गठन करता है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा के द्वारा ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, और जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखा जाता है। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो है सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और सरकार के मंत्रियों का ये दायित्व है कि वह उपस्थित होकर के उनके प्रश्नों का उत्तर दें। साथ ही साथ यदि कार्यपालिका सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने और कार्य पर दृष्टि रखने, उसे सीधी राह में चलने के लिए मजबूर करने का कार्य जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। न्यायिक कार्य मुख्य रूप से न्यायपालिका के अपीलीय अधिकारों में कमी या बढ़ोतरी करने का काम जो है वो संसद अपने कानून के द्वारा करती है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और सुविधाएं स्वीकृत करने, उसमें बढ़ोतरी करने का काम भी जो है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार जो है संसद के पास न्यायिक कार्य भी है। न्यायिक कार्य के अंतर्गत एक बात और आती है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायपालिका के सदस्यों को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग किसी एक सदन के द्वारा लगाया जाता है और दूसरे सदन के द्वारा न्यायपालिका की तरह उसकी जांच करके अंतिम निर्णय दिया जाता है। तो ये काम भी जो है वो संसद का ही है। इसके अलावा एक और भूमिका है, वह है चुनाव के कार्य। संसद के सदस्य जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, और संसद के सभी सदस्य दोनों सदनों के उपराष्ट्रपति जब जब जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब तक जो है उसमें वो भाग लेते हैं और देश के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो है चुनाव का संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा युद्ध की घोषणा या आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने का दायित्व भी संसद पर है। आपातकाल की घोषणा, युद्ध की स्थिति जो है वो मुख्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो है ये कार्य जो है मंत्रिमंडल के सलाह से करता है। लेकिन ऐसी कोई भी घोषणा 30 दिनों से अधिक लागू नहीं रह सकती यदि संसद के द्वारा इसका अनुमोदन ना कर दिया गया हो। तो संसद के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अति आवश्यक है, तभी जो है युद्ध की घोषणा और या आपातकाल की घोषणा लंबे समय तक जारी रह सकती है। तो युद्ध की घोषणा का अधिकार तो है, लेकिन उसको लंबे समय तक उसे जारी रखने के लिए संसद की स्वीकृति अति आवश्यक है। इसी प्रकार से एक और भूमिका है संघीय सेवा। भारत एक संघ है, राज्य अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। राज्य अपने भीतर के एक शासन प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और उसके लिए वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। लेकिन संघ होने के नाते जो है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। यदि कोई अन्य प्रकार के संघीय सेवा की व्यवस्था यदि करनी है तो राज्यसभा की जो है इसमें भूमिका है। राज्यसभा अपने जो है प्रस्ताव से इस प्रकार के जो है सेवाओं का गठन कर सकता है।
इसके अलावा संसद जो है विभिन्न प्रकार के आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पिछड़ा आयोग हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत सारे आयोग जो सरकार के द्वारा गठित किए जाते हैं विभिन्न विभिन्न उद्देश्य हेतु, उन सभी प्रकार के आयोग का एक दायित्व है कि वह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए जाते हैं सरकार को, वो संसद के पटल पर रखे जाते हैं और संसद जो है इस पर विचार विमर्श करने का अधिकार रखती है। इस प्रकार जो है ये बहुत सारे कार्य करता है। एक और कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीय जनमानस या राष्ट्रीय आकांक्षाओं की को अभिव्यक्त भी करता है, क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। वो जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को लेकर के आते हैं और ये उम्मीदें जो है राष्ट्र के सरकार से होती हैं और जब व्यक्त करते हैं तो पूरा देश जो है वह अवगत होता है कि किस क्षेत्र में किस वर्ग के जो है किसके साथ क्या समस्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है और इन समस्याओं से अवगत होता है। और राष्ट्र के सामने जो है जब वो समस्या आती है तो राष्ट्र जो है राष्ट्रीय सरकार जो है उन समस्याओं के निदान हेतु जो है प्रयास आरंभ करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो संसद के कार्य अत्यंत व्यापक हैं, संसद की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। आज इतना ही, बाकी जो है अगले क्लास